ट्वेल्व क्लास ज्योग्राफी के आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पतन। पतन जिसे बंदरगाह के नाम से भी हम जानते हैं, डॉकयार्ड भी कहलाता है ये। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि वह स्थान, खूब बढ़िया समझेंगे, पतन पढ़ रहे हैं कि वह स्थान जहाँ जहाज़ों में सामान लादने, सामान को सामान कर देंगे, सामान लादने, जहाज़ों से सामान उतारने, जहाँ जहाँ सामान है वहाँ सामान कर देंगे, उतारने, भंडारण तथा जहाज़ के लिए माने भंडारण हेतु सुविधाएं होती है। कुल मिलाकर समझें कि पतन उसे कहते हैं जहाँ जहाज़ों से सामान लादा, जहाज़ों से सामान उतारा जाता है, जहाज़ों पे सामान लादा जाता है या जहाज़ से सामान उतार कर उसका भंडारण किया जाता है, माने एक जगह सुरक्षित रख लिया जाता है। ऐसी सुविधाएं जहाँ होती है उसी को हम पतन कहते हैं। यहाँ जहाज़ों पर सामान लादने व उतारने के लिए गोदी तथा घाट बने होते हैं। जहाँ जहाँ सामान है वहाँ वहाँ सामान कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि इन्हीं पतनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। माने जहाज़ के द्वारा पानी के माध्यम से, माने जल परिवहन के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में किसी सामान को भेजना हो, किसी वस्तु को भेजना हो या किसी व्यक्ति को भेजना हो तो उन्हें पहले पतन पे जाना पड़ता है बच्चे। पतन माने बंदरगाह पे। जैसे हमें यहाँ से दिल्ली जाना हो तो हम यहाँ से रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ से टिकट लेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे या तब दिल्ली जाएंगे। अगर मान लो यहाँ से पटना, दिल्ली, मुंबई जाना हो तो बस से अगर जाना हो तो बस स्टैंड में जाना पड़ता है। उसी प्रकार अगर जल के माध्यम से, जल परिवहन के द्वारा किसी वस्तु या सामान या व्यक्ति को भेजना हो तो हम पतन का प्रयोग करते हैं। तो अब हम जानेंगे इसमें से कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह शंघाई, इसे याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? शंघाई। तथा सबसे बड़ा स्थलबद्ध पतन सैन फ्रांसिस्को यूएसए है। शंघाई चीन में है और सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। तो सबसे बड़ा स्थलबद्ध पतन की बात करेंगे तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए करेंगे, और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करेंगे तो उसे हम शंघाई। स्टार लगाते हैं बच्चे इस पर और इसको ठीक से देख लोगे तुम लोग। अब हम इसमें पढ़ते हैं पतन के प्रकार कि आखिर ये बंदरगाह या पतन जो होते हैं कितने प्रकार होते हैं। तो पतनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले इसमें देखो कि निपटान के आधार पर पतन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है, इसमें से देख लो, औद्योगिक पतन। पहला कौन सा? औद्योगिक पतन। दूसरे नंबर में आता है इसी का वाणिज्यिक पतन, और तीसरे नंबर में आएगा विस्तृत पतन। तो इस तरीके से इसमें से औद्योगिक पतन एक नंबर का, औद्योगिक पतन दूसरा, वाणिज्यिक पतन और तीसरा विस्तृत पतन। अवस्थिति के आधार की बात अगर करेंगे हम तो अवस्थिति के आधार पर यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं बच्चे। पहला जो होता है वह होता है अंतर्देशीय पतन, जैसे मैनचेस्टर और इसमें कोलकाता, ये सब अंतर्देशीय पतन है। और दूसरा होता है बाह्य पतन। एक नंबर में अंतर्देशीय, दो नंबर में बाह्य पतन, जिसका एग्जाम्पल है पिरेयस। पिरेयस जो है यह बाह्य पतन का उदाहरण है। अंतर्देशीय पतन या मैनचेस्टर और कोलकाता ये अंतर्देशीय पतन कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से अंतर्देशीय क्या होते हैं, बाह्य पतन क्या होते हैं, सब एक एक करके एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे बच्चों। और तीसरा प्रकार है कि विशिष्ट क्रियाकलापों के आधार पर जो पतन होते हैं वो भी इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे तैल पतन, मार्ग या विश्राम पतन, पैकेट स्टेशन, आंत्रपों पतन और नौसेना पतन। तो इस तरीके से ये सब एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। तो उसको जानने के लिए हम जानेंगे आज के डेट में फिर से यह नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अंतर्देशीय क्रियाकलापों के आधार पर। इसमें से हमने बताया था बच्चे, तो इसे समझिए हाँ कि निपटान के आधार पर जो औद्योगिक पतन होते हैं, वाणिज्यिक पतन और विस्तृत पतन, ये क्या क्या होते हैं ये हम जानें। तो हम इसमें से बताने जा रहे हैं औद्योगिक पतन।
जो पतन, पहला कौन सा पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, औद्योगिक पतन क्या है, तो पढ़ेंगे जो पतन किसी थोक नौ भार के लिए विशेषीकृत होते हैं उन्हें औद्योगिक पतन कहते हैं। जैसे अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन इत्यादि। किसी थोक नौ भार का मतलब होता है कि जब किसी जहाज़ पर थोक भाव से उद्योग करने के उद्देश्य से अनाज लाद लिया जाता है, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन, और उसे विभिन्न देशों में ले जाकर बेचते हैं हम लोग, तो उद्योग के पर्पज़ से जो पतन बनाए जाते हैं तो वैसे पतन को हम औद्योगिक पतन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार ये थोक नौ भार के लिए विशेषीकृत होते हैं बच्चे, माने थोक भाव से यहाँ पर जहाज़ के द्वारा सामान भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा होता है इसमें से वाणिज्यिक पतन। वाणिज्यिक पतन में हम जानेंगे कि वे पतन जो सामान्य नौ भार संविशिष्ट उत्पादों को बढ़िया ठीक समझेंगे, संविशिष्ट उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं, वाणिज्यिक पतन कहलाते हैं। जैसे लेनिनग्राद जो है ये वाणिज्यिक पतन का उदाहरण है। ये पतन यात्री यातायात का भी प्रबंध करते हैं। इसे खूब बढ़िया समझेंगे। जो सामान्य नौ भार संविशिष्ट उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं द्वारा निर्मित होता है, किसी चीज़ को छोटे स्तर पर निर्माण करते हैं तब विनिर्माण उसे बोलते हैं। जब उसको वाणिज्य व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा लाभ कमाने के लिए उत्पादन करते हैं तो उसे हम विनिर्मित वस्तु कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वाणिज्य व्यापार स्थापित करने के लिए जिस पतन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसे हम वाणिज्यिक पतन के नाम से जानेंगे। और लेनिनग्राद इसे हम याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है विस्तृत पतन। तो वे पतन, इसे भी ठीक से समझेंगे इसमें कि वे पतन जो बड़े परिमाण में सामान्य नौ भार का थोक में प्रबंध करते हैं विस्तृत पतन कहलाते हैं। माने जो समझो कि व्यापार वाणिज्य को भी देखे, औद्योगिक को भी देखे, किसी व्यक्ति विशेष को भी भेजे, तो ये सब पतन जो होते हैं मन चाह पूरा विस्तृत होता है बच्चे, किसी एक विषय क्षेत्र में ये नहीं बंधा होता है तो उसको हम बोलते हैं विस्तृत पतन। और इसमें से अगर बात करेंगे तो भारत का मुंबई जो है वह समझ लो कि विस्तृत पतन में है। उसी प्रकार वर्ल्ड का मैनचेस्टर जो है यह भी विस्तृत पतन में आता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे संसार के अधिकांश महान पतन विस्तृत पतनों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। तो जितने भी महान पतन जो हैं उसको हम विस्तृत पतन के रूप में वर्गीकृत कर दिए हैं बच्चे, क्योंकि वहाँ से वस्तु का भी निर्यात होता है, विनिर्मित वस्तुओं का भी निर्यात होता है और साथ ही साथ व्यक्ति भी वहाँ से आते जाते हैं, तो इसीलिए इसे हम विस्तृत पतन के नाम से जानेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि अवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार। तो अवस्थिति माने कहाँ स्थित है, ये माने हमारे देश के अंदर है कि बाहर है, कहाँ स्थित है, उस पतन आधार पर, अवस्थिति के आधार पर पतन के प्रकार जो होते हैं उसमें पहला है हमारा अंतर्देशीय पतन। वैसे पतन जो समुद्र तट से दूर स्थित होते हैं और समुद्र एक नदी या नहर द्वारा जुड़े होते हैं अंतर्देशीय पतन कहलाते हैं। जैसे मैनचेस्टर की बात करेंगे हम लोग बच्चों, मेम्फिस की बात करेंगे, कोलकाता की बात करेंगे, मैनहिम की बात करेंगे इत्यादि, ये जो भी पतन होते हैं वो अंतर्देशीय पतन होते हैं। माने ये समुद्र तट से दूर स्थित होते हैं और समुद्र एक नदी या नहर द्वारा जुड़े होते हैं। माने ये समुद्र से नहीं जुड़े रहेंगे बल्कि इसको दूसरी जगह स्थित रहता है और जहाँ पे सामान लादा जाता है वहाँ तक एक नहर का प्रबंध कर दिया जाता है या वहाँ पे समझो कि एक नदी का प्रबंध कर दिया जाता है और उसके द्वारा उसको फिर लाकर फिर समुद्र में इसको डाल दिया जाता है बच्चे। जैसे मानो इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीके पे मैं तुम्हें बता दूं कि यह हो गया, मान लो हमारा ये समुद्र, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे इसका पता नहीं होगा, यहाँ से एक रास्ता यहाँ ये निकला हुआ है और ये पानी की मात्रा इसमें कर दी जाती है, देख लो, और यहाँ हम ये पतन का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं कि कोई भी जहाज़ वगैरह है, मान लो ये जहाज़ है, तो ये जहाज़ यहाँ पे ये रहते हैं और ये जहाज़ क्या करते हैं, इसी रास्ते से ऐसे होते हुए फिर आकर इसमें मिल जाते हैं, माने इसमें एक रास्ता बना रहता है। तो हम इसे कहते हैं कौन सा, तो इसे कहते हैं अंतर्देशीय पतन। तो इस तरीके से अंतर्देशीय पतन भी हम पढ़ लिए बच्चों। अब हम इसको अगले पॉइंट में पढ़ने जा रहे हैं, खूब बढ़िया समझेंगे। अंतर्देशीय पतन में हमने बता दिया फिर से कि वैसे पतन जो समुद्र से तट से दूर स्थित होते हैं और समुद्र तट
एक नदी या नहर द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे अंतर्देशीय पतन कहते हैं। जैसे इसमें से कहता है कि इसमें ह्यूस्बर्ग, मैनचेस्टर, मेम्फिस, कोलकाता और मैन। अब हम पढ़ेंगे बाह्य पतन। ये गहरे जल के पतन है जो वास्तविक या तटीय पतन से दूर बने होते हैं। ये उन जहाज़ों को अपनी सेवाएं देते हैं जो बहुत बड़े होने के कारण तटीय पतन तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जैसे पीरेयस जो है एथेंस या यूनान में जो स्थित है वहाँ पे हम बाह्य पतन कहलाते हैं। माने समझो कि जो गहरे जल के पतन होते हैं और वास्तविक या तटीय पतन से दूर होते हैं और ये उन जहाज़ों को अपनी सेवाएं देते हैं तो बहुत बड़े होने के कारण तटीय पतन तक नहीं पहुंच पाते हैं। माने तटीय पतन तक जो नहीं पहुंच सकते हैं उनके लिए जो व्यवस्था किया जाता है, बाहर से एक पतन बना दिया जाता है तो उसे हम बाह्य पतन के नाम से जानते हैं। इस तरीके से यहाँ तक हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इसमें से विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर। तो विशिष्टीकृत का मतलब होता है किसी विशिष्ट कार्य के लिए कुछ पतन बनाए गए हैं तो उसको हम जानेंगे। उसमें आता है तैल पतन। तो तैल पतन में हम क्या पढ़ेंगे, ये तेल के नौ परिवहन का कार्य करते हैं। माने वह पतन जो सिर्फ तेलों का नौ परिवहन का काम करेगा, जहाँ जिस पतन से, जिस बंदरगाह से तेल को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाएगा उसे हम तैल पतन के नाम से जानते हैं। जैसे वेनेजुएला का माराकाइबो, याद रखेंगे कि माराकाइबो कहाँ का, वेनेजुएला का। लेबनान का त्रिपोली और ट्यूनीशिया का एस्सरवीरा, यह तीनों नाम याद रखेंगे। ये तैल पतन है जो सिर्फ तेल का निर्यात यहाँ से होता है या आयात होता है, तो इसे तेल पतन हम कहेंगे। नेक्स्ट में मार्ग पतन, जिससे मार्ग पतन को हम विश्राम पतन के नाम से भी जानते हैं, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग। ये समुद्री मार्गों पर समुद्री जहाज़ों के विश्राम केंद्र होते हैं। इन पतनों पर जहाज़ खाद्य सामग्री, जल और ईंधन भरने का कार्य करते हैं। बाद में ये वाणिज्यिक पतन में बदल गए, जिससे होनोलुलु, अदन, सिंगापुर, इसे खूब बढ़िया समझेंगे। यदि मानो कि ये समुद्र है बच्चे और समुद्र से जहाज़ जब चलती है रास्ते में तो इसको कहीं कहीं ये जीवन भर तो चलेंगे नहीं, 2 माह 4 माह 6 माह तक, तो इनको कहीं ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, कहीं जल माने पीने की पानी की ज़रूरत पड़ती है, खाने पीने की सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो बीच बीच में ऐसे मार्ग में एक पतन बना दिए गए हैं जहाँ ये जहाज़ जाकर रोक लेते हैं और रोक कर यहाँ पे उतर कर वहाँ से भोजन पानी अपना सब कुछ करते हैं, ईंधन वगैरह भी भर लेते हैं वहीं से और तब चल लेते हैं। जिसमें से महत्वपूर्ण में कौन कौन है, तो होनोलुलु, अदन और सिंगापुर, ये नाम याद रखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें से पैकेट स्टेशन, जिसे फेरी पतन के नाम से हम जानते हैं। तो यह छोटी दूरी का पतन है। ये छोटे समुद्री मार्ग से आने वाले यात्रियों को उतारने चढ़ाने या डाक लाने व ले जाने का काम करते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में कैलाइस, ये दोनों पैकेट स्टेशन हैं। माने समझो कि एक देश से दूसरे देश में नहीं बल्कि ये छोटे छोटे दूरी का पतन है और समुद्र मार्ग में आने वाले यात्री को उतारने चढ़ाने तथा डाक लाने व ले जाने का काम करते हैं। जैसे बड़े बड़े पतन जो होते हैं एकदम किनारे तक, तटों तक नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ तक डाक ले जाने की बात हो या किसी व्यक्ति को ले जाने की बात हो, अपने छोटे छोटे जहाज़ों भी बिठाएंगे उस पतन से ले जाकर वहाँ उसको पहुँचा देते हैं। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट होता है बच्चे। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसमें से कि पैकेट स्टेशन में हमने बता दिया कि इसमें से इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में कैलाइस, ये दोनों नाम याद रखेंगे। इंग्लैंड का कौन सा, डोवर पतन, और फ्रांस का कैलाइस कौन सा पतन है, पैकेट पतन है। अब हम पढ़ेंगे इसमें से आंत्रपो पतन। तो आंत्रपो पतन क्या है इसे समझेंगे। कहते हैं यह ऐसे पतन है जो एक देश के माल को दूसरे देश में भेजने का काम करते हैं। जैसे इन पतनों पर जो माल आता है उसका गंतव्य अन्य देश होते हैं, जैसे रोटरडम। तो इस तरीके से रोटरडम यूरोप के लिए यह जो है, उसी प्रकार कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए होते हैं। होता क्या है ना, ये बीच में ये ट्रांसफार्मिंग का काम करते हैं। एक जगह से कोई माल आता है तो अपने जगह ये उतार लेते हैं और उतार कर फिर वहाँ से दूसरे देश के लिए भेज देते हैं जहाँ के लिए मुख्य तौर पर होता है। तो बीच में जब ये दूसरे देश में भेजने का काम करते हैं माल को, तो ऐसे पतन को ही हम आंत्रपो पतन के नाम से जानते हैं। अगला इसमें से एक नौसेना पतन। नौसेना पतन क्या है, ये युद्धक जहाज़ों को सेवाएं देते हैं तथा उसके लिए मरम्मत का कार्य करते हैं। जैसे कोच्चि तथा कारवार, भारत के ये 2 पतन ऐसे हैं जो नौसेना पतन का काम करते हैं।
माने हमारे जितने भी नौसेना है, माने नेवी के संबंधित जो कैडेट्स वगैरह होते हैं, उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, राशन पताई की ज़रूरत हो, खाने पीने की वस्तु की ज़रूरत हो, हथियार की ज़रूरत हो, तो ये युद्धक जहाज़ों को ये सेवा देने वाले पतन जो होते हैं नौसेना पतन के नाम से जाने जाते हैं। इस तरीके से नौसेना पतन, तो हमने कई प्रकार के पतन पढ़ लिए बच्चे। नौसेना पतन की बातें करें या आंत्रपो पतन की बात करें, पैकेट स्टेशन की बात करें या बाह्य पतन की बात करें, या विशिष्ट कार्यकलापों के आधार पर तैल पतन की बात करें, मार्ग पतन की बात करें, पैकेट स्टेशन की बात करें, तो ये सब के सब हम पढ़ चुके हैं बच्चे। अब हम इसी में से अगले टॉपिक को पढ़ेंगे कि सैलरी क्या है। सामान्य तौर पे एक शब्द, एक अलग क्वेश्चन है कि सैलरी क्या है, तो इसको अगले टॉपिक में, इसी टॉपिक में ख़त्म करा देता हूँ बच्चे कि ये लेसन ही समाप्त हो जाए। तो कहता है कि सैलरी लैटिन शब्द सैलेरियम से बना है, जिसका अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान। याद रखोगे बच्चे, इसे जो भी दिक्कत होता है एकदम समझते जाओगे तुम लोग और पूछते भी जाओगे तुम लोग। तो इसमें कहता है कि सैलरी किस शब्द से बना है बच्चों, तो सैलरी बना है लैटिन शब्द सैलेरियम से, और जिसका अर्थ क्या होता है, तो नमक के द्वारा भुगतान। दरअसल प्राचीन समय में समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था और इसे केवल खनिज नमक से बनाया जा सकता था, जो उस समय प्रायः दुर्लभ एवं खर्चीला था। यही वजह थी कि उस समय वह एक भुगतान का माध्यम बना। अर्थात प्राचीन समय में नमक के द्वारा जो भुगतान किया जाता था उसे ही हम क्या बोलते थे, सैलरी बोलते थे बच्चों। तो इस तरीके से इसको पूरा जानेंगे कि सैलरी क्या है। तो सैलरी दरअसल लैटिन शब्द सैलेरियम से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ था नमक के द्वारा भुगतान। प्राचीन समय में खनिज से जो नमक बनाया जा सकता था, जो उस समय प्रायः दुर्लभ तथा खर्चीला था, और उस समय इसके द्वारा जो भुगतान किया जाता था उसे ही हम सैलरी के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है बच्चा, और अध्याय 9 ज्योग्राफी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर इसमें तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी होती है तो फिर तुम से पूछो और समझो बच्चे, और फिर आगे नेक्स्ट अध्याय 10 हम लोग पढ़ेंगे। ओके।